नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नाथुला दर्रे के जरिए खुलेगा कैलाश मानसरोवर का रास्ता, प्रधानमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। सुषमा स्वराज के साथ मुलाकात में चीन और भारत सहयोग का दायरा बढ़ाने को हुए राजी। दिल्ली चुनाव के लिए आज आ सकता है बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केजरीवाल की रैलियां। आरोप प्रत्यारोप से गरमाई राजनीति। ओडिशा में भी स्वाइन फ्लू से एक की मौत। गुजरात में बीमारी ने ली 38 लोगों की जान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्वाइन फ्लू की चपेट में। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, कई रास्ते बंद। उत्तराखंड और कश्मीर घाटी में हिमस्खलन का खतरा, मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। और ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स का खिताब लिएंडर पेस और हिंगिस के नाम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। नोवाक जोकोविच ने जीता पुरुष सिंगल्स। भारत और चीन सहयोग और साझेदारी का दायरा बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। रविवार को बीजिंग में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक निवेश और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रास्ते को लेकर बात हुई। उम्मीद है कि सिक्किम के रास्ते नाथुला दर्रे के जरिए मानसरोवर की यात्रा जल्द शुरू होगी और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। भारत के औद्योगिक पार्क में चीन की ओर से 20 अरब डॉलर के निवेश, रेलवे के आधुनिकीकरण में सहयोग और दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे पर चर्चा हुई। 中美关系和中印关系是两码事儿。那么印度跟美国跟其他国家建立发展友好关系，中国作为印度的好朋友，我们乐观其成。 इससे पहले भारत चीन मीडिया फोरम में सुषमा स्वराज ने दोनों देशों के संबंध में नई शुरुआत के लिए 6 सूत्री मॉडल का प्रस्ताव रखा। इसमें व्यापक द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, आर्थिक सहयोग के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक हितों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। उन्होंने सीमा पर शांति और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की बात भी कही। We have made considerable progress in establishing and expanding defense contacts and exchanges, including across our borders. They contribute to the maintenance of peace and tranquility, a prerequisite for the further development of our relationship. On the boundary question, my government is committed to exploring an early settlement. विदेश मंत्री ने चीन में रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल मई में चीन की यात्रा करेंगे। सुषमा स्वराज ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता खोलने की तैयारी चल रही है। Will in the first year begin this year in 2015 in June. We've agreed to 5 groups of Indian pilgrims composed of 50 each going through the Nathula Pass to Kailash Mansarovar. This is a first. This is an additional route in addition to the normal route where approximately 900 to 1,000 pilgrims will traverse. 4 दिवसीय चीन यात्रा पर बीजिंग पहुंची सुषमा स्वराज सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगी। साथ ही वे रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीजिंग में आज हो रही रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की हाल की भारत यात्रा के बाद हुई ये मुलाकात काफी अहम है। बात दिल्ली के चुनावी दंगल की करते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट आ सकता है। पार्टी ने इस बार घोषणा पत्र जारी नहीं करने का फैसला किया है। बीजेपी इसकी जगह दृष्टि पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट ला रही है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी इसे जारी करेंगी। दृष्टि पत्र के जरिए पार्टी दिल्ली में अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करेगी। दिल्ली के सियासी रण में कांग्रेस ने सबसे पहले अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी का भी मैनिफेस्टो आ चुका है। रविवार का दिन दिग्गजों की रैलियों के नाम रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को सभी समस्याओं का निदान बताया है और रविवार को उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साठगांठ का आरोप भी लगाया, साथ ही विकास की राजनीति पर जोर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार करने उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार दूसरे दिन रैली की। द्वारका इलाके की रैली में उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे गुप्त समझौता होने का आरोप भी लगाया। यहां तो दो दल ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ जिनके बीच में सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे सौदे होते हैं। जनता को धोखा देकर के पर्दे के पीछे दोस्ती कर करके सरकार बनाई जाती है। नरेंद्र मोदी के भाषण के केंद्र में एनडीए सरकार के विकास का एजेंडा रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी तो काम होंगे, क्योंकि उन पर मोदी का डर रहेगा। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी का भी खास तौर पर जिक्र किया। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। ऐसे में दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले को जीतने के लिए सभी पार्टियां प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। प्रधानमंत्री के प्रचार के आक्रामक तेवर इसी की बानगी हैं। प्रधानमंत्री की पहली रैली में जहां आम आदमी पार्टी उनके निशाने पर थी, तो दूसरी रैली में पूर्व की यूपीए सरकार की नीतियां। इस बार प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ज्यादा हमले नहीं किए, बल्कि अपने विकास के एजेंडे को आगे रखा। कैमरामैन प्रशांता और मेरी सहयोगी अनु दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कल दिल्ली में एक रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ बातें करती हैं, जबकि कांग्रेस काम करने में यकीन रखती है। सोनिया गांधी ने दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस की सरकार को जरूरी बताया। रविवार को बदरपुर इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपनी एकमात्र रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी रहीं। सोनिया ने आम आदमी पार्टी पर जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप लगाया। जिनको हमने समर्थन दिया वे 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। रैली में सोनिया गांधी ने शीला दीक्षित के 15 सालों के कामकाज का भी खास तौर पर जिक्र किया, तो यूपीए सरकार के दौरान हुए विकास के कामों को भी गिनवाया। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर किसानों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि एनडीए के राज में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अपराध को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया। हमारे रेहड़ी पटरी के भाइयों को कितनी ठोकरें खानी पड़ती थी, इसे बचाने के लिए उनके कारोबार को कानूनी तौर पर अधिकार दिया। शीला जी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने 15 साल में दिन रात मेहनत करके दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाया। दिल्ली में अपनी 15 साल पुरानी सत्ता को वापस पाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इतना ही नहीं, इस बार कांग्रेस का प्रचार भी बहुत आक्रामक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए एकमात्र रैली में सोनिया गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ सोनिया गांधी यूपीए सरकार में हुए विकास कार्यों को गिनवाना भी नहीं भूली, जिनके दम पर इस बार उन्होंने जनता से वोट की अपील की। अब देखना यह होगा कि जनता उनकी वोट की अपील को कितना स्वीकार करती है और उसका क्या परिणाम देखती है। कैमरामैन मनोज के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कल जमकर प्रचार किया। केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के एजेंडे का भी जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया कि सिर्फ उनकी पार्टी के पास दिल्ली के समग्र विकास की योजनाएं हैं।
रविवार को अपनी जनसभाओं में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली की जनता ने उनकी पार्टी को चुना तो पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाकर महिला सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाएंगे। हर महिला को अपने मोबाइल फोन पे एक सुरक्षा बटन देंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली की जनता की अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा सकती है तो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वो ये कदम क्यों नहीं उठा रही है। राष्ट्रपति बारक साहब के लिए तो 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए एक भी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, फंड नहीं थे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को खास तरजीह दी है। इतना ही नहीं, पार्टी ने इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा भी कहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी को आज चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। आयोग ने पार्टी को किरण बेदी की तस्वीर वाले पोस्टर के मामले में नोटिस भेजा था। आयोग ने पहली नजर में इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस बारे में आज शाम 6 बजे तक जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर में किरण बेदी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अवसरवादी बताया था, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आयोग से आम आदमी पार्टी की शिकायत की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी ने इस मामले में कानूनी नोटिस भी भेजा था। विधायी निकायों के अधिकारियों के 77वें सम्मेलन का रविवार को समापन हो गया। इस मौके पर पीठासीन अधिकारियों ने विधायी संस्थाओं के सामने मौजूदा मसलों पर विचार किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन के सुचारू संचालन के लिए हर मुमकिन उपाय करने पर जोर दिया। सम्मेलन के समापन के मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने भी कई अहम सुझाव दिए। देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन में विधायिका के कामकाज से जुड़े अहम मसलों पर मंथन हुआ। इसमें विकास में संसद की भूमिका और पेपरलेस पार्लियामेंट प्रमुख एजेंडा था। सम्मेलन में विधायी निकायों को और ताकतवर बनाने को लेकर भी सुझाव दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने माना कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और कैसे एक तो खर्च भी कम हो जाए, पर्यावरण का भी बचाव हो जाए, इतने सारे कागज बांटना नहीं पड़े। इसके लिए पेपरलेस पार्लियामेंट अगर नहीं तो भी लेस पेपर पार्लियामेंट का कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। बैठक में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन तय समय पर कराने पर जोर दिया गया, जिससे विधायी संस्थाओं के कामकाज को और चुस्त बनाया जा सके। सम्मेलन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान हुए चर्चा और सुझावों पर संतोष जताया। यानी एक प्रकार से प्रजातंत्रीय ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से संदर्भित विषयों पर 2 दिन से यहाँ चर्चा हुई और सबसे ज्यादा उपयोग, जैसे मैंने पहले के कल के भाषण में कहा था, कि एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे के प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, ये अनुभव भी सबने बांटे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने भी सम्मेलन के आखिरी दिन कहा कि मौजूदा दौर में जनप्रतिनिधियों को और सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही पीठासीन अधिकारियों की अहम भूमिका पर जोर दिया। इतना सामान्य लोगों के मन में यह वेल में जाने के बारे में एक तिरस्कार जैसा है। ये बीमारी कौन से, जैसे कैंसर को केमोथेरेपी दी जाती है तो केमोथेरेपी कैसी दी जाए, यह आप लोगों ने सोचना चाहिए, ऐसा मुझे निश्चित तौर पर लगता है। सम्मेलन में राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ और लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा के साथ विधान मंडलों के सचिवों और प्रमुख अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान विधायी निकायों के प्रमुखों ने कई अहम सुझाव दिए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत 1921 से हुई थी, जिसका मकसद विधायी कार्यों और प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, लखनऊ। स्वाइन फ्लू दूसरे राज्यों में भी पैर पसार रहा है। ओडिशा में स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया है। वहीं गुजरात में रविवार को एक और शख्स की जान इस बीमारी ने ले ली। अब तक राज्य में 38 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी 49 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान से स्वाइन फ्लू का सबसे हाई प्रोफाइल मामला सामने आया, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि वो भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित है। राजस्थान में अब तक करीब 28 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है।
इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं। हम सब डॉक्टर लोग पुश्तैनी रूप से इसके रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए और इसके उपचार के लिए हम यहाँ पे लगे हुए हैं और हर डॉक्टर पूर्ण रूप से 24 घंटे सतर्क है। उधर गुजरात में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पाटन जिले में एक और शख्स की इस बीमारी से मौत के बाद अब तक राज्य में 38 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को राज्य में H1N1 के 39 मामले सामने आए हैं। गुजरात सरकार ने बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टरों की 20 टीम बनाई है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ओडिशा में भी स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया। कटक जिले में एक शख्स की इस बीमारी ने जान ले ली। राज्य में अब तक 4 मामले सामने आए हैं। वहीं तेलंगाना में 2 लोगों की मौत के साथ राज्य में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 27 तक पहुंच गई है। वहीं H1N1 वायरस से पीड़ित 68 लोगों का इलाज किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वाइन फ्लू की चपेट में आए राज्यों के साथ लगातार संपर्क जारी है और हालात की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित राज्यों को केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेलंगाना और राजस्थान के लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेरठ बाल सुधार गृह से भागे 91 बच्चों में से 26 के पकड़े जाने की खबर है। खबरों के मुताबिक बीती रात 91 बाल कैदी रसोई घर की दीवार तोड़कर फरार हो गए थे। मामला करीब 3 बजे रात का है। इस बीच पुलिस ने बाल सुधार गृह से भागे बच्चों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। आज ये सूचना मिली है कि 3 बजे के आसपास 91 ये किशोर अपचारी ये चैनल है उसको तोड़ करके निकल गए हैं। अभी तक 17 बच्चे करीब ये किशोर अपचारी ये रिकवर किए जा चुके हैं। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद केजी गोटो की हत्या की दुनिया भर में निंदा। बात मौसम की करते हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से कई रास्ते जाम होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ सैलानियों की बढ़ती संख्या से पर्यटन कारोबार पर अच्छा असर पड़ा है। ये है नजारा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का, जहां इस मौसम की पहली बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद हल्की बारिश के बाद चलने वाली हवाओं से तापमान में गिरावट देखी गई। रविवार को श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही 40 दिनों तक चलने वाले कड़ाके की सर्दी के दौर यानी चले कलान के खत्म होने का संकेत मिलता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये मौसम का पहला बर्फ गिर गया है ना, जो खुश्की और खांसी जुकाम वुकाम इससे बहुत कम इनका जमींदार भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और बागवानी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बीमारी ठीक हो जाती है। कश्मीर में हिमपात होने का मतलब है पर्यटकों की संख्या में इजाफा, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जाहिर है स्थानीय लोग इस बर्फबारी से काफी खुश हैं। दूसरी तरफ हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फबारी का एक और दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये दौर अगले 3 दिन तक जारी रह सकता है। इसके चलते विभाग ने कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के कई जगहों पर हिमस्खलन की चेतावनी दी है। हालांकि इस बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं अमेरिका में भारी बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बर्फबारी के बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीले तूफान से 6 करोड़ लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। 90 सेंटीमीटर तक हुई बर्फबारी से सड़कें जाम हो गई हैं। विजिबिलिटी में कमी की वजह से 1300 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। शिकागो शहर की सभी लाइब्रेरी और संग्रहालयों को बंद कर दिया गया है। सरकार स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव अभियान चला रही है। जापानी पत्रकार केंजी गोटो की हत्या की दुनिया भर में निंदा की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबेट ने इसे बर्बरतापूर्ण करार दिया है। वहीं इराक ने आईएस के खिलाफ चल रहे संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध की संज्ञा दी है।
दुनिया के सामने हिंसा के खोखलेपन को सामने लाने के लिए संघर्ष करता जापानी पत्रकार केंजी गोटो आखिरकार खुद हिंसा का शिकार हो गया। 涙がこみ上げてくるだけでございます。戦争のない社会を作りたい。 दुनिया के तमाम नेताओं ने केंजी की हत्या पर गहरा रोष जताया है। There are more, I regret to say, tragic intimations of another atrocity by the death cult. This just demonstrates how important it is that all countries do what they reasonably can to disrupt and degrade this death cult, which has ushered in a new dark age. I'd like to send my expression of sympathies to the family, the friends of Kenji Goto, and indeed to the people of Japan. मेरा ये मानना है कि बहुत दुख की बात है कि आज जिस तरह से इस्लामिक स्टेट हो या कोई भी ऐसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लाम के नाम पर इस तरह के वारदात कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि इस्लाम पीस का, सलामती का मजहब है। जॉर्डन में अब अगवा किए गए पायलट को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। पायलट के पिता ने ISIS से दया की गुहार लगाई है। تأخذ على محمل الجد ما صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير الإعلام بأن باب التفاوض ما زال مفتوحا। शनिवार को ISIS ने वीडियो जारी करके केंजी गोटो की हत्या के सबूत दिए। इससे पहले वो एक और जापानी बंधक की हत्या कर चुके हैं। दोनों बंधकों को छोड़ने के लिए ISIS ने एक महिला आतंकवादी की रिहाई की मांग की थी। जॉर्डन ने इस दिशा में नरमी भी दिखाई थी, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों लोगों ने शिकारपुर में मस्जिद में हुए धमाके के विरोध में प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर और पोस्टर लिए ये लोग मांग कर रहे थे कि मस्जिदों पर हो रहे हमले बंद किए जाएं और दोषियों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। इस प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल थे। 30 जनवरी को शिकारपुर मस्जिद में हुए बम धमाके में 49 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री परवेज रशीद ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए मुसम्मम इरादा भी रखती है और दहशतगर्दी के अफरीद को कुचलने के लिए तैयारियों में भी भरपूर तरीके से पेशरफ्त कर रही है। बात टेनिस की करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में कल भारत के लिएंडर पेस ने अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ खेलते हुए मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया। उनकी इस जीत पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब नोवाक जोकोविच के नाम रहा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम में भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मिक्स डबल का खिताब आसानी से अपने नाम कर लिया। उनके आगे क्रिस्टिना लेडनोविक और डैनियल नेस्टर की एक न चली। Today it was just a matter of patience and eventually our understanding of the game of tennis, our understanding of each other came through and it's just a treat to win. पुरुष एकल में भिड़ंत थी नोवाक जोकोविच और एंडी मरे के बीच। पहले 2 सेटों में तो एंडी मरे ने पूरा दमखम दिखाते हुए सेट को कई बार फंसाए रखा। दूसरा सेट तो वो जीत भी गए, लेकिन तीसरे सेट से उनकी स्टेमिना जवाब देने लगी। चौथे सेट में वो एक भी पॉइंट नहीं बना सके। इस तरह जोकोविच ने फाइनल मैच 7-6, 6-7, 6-3 और 6-0 से जीत लिया। Showing great appreciation and passion for this sport, so I want to thank them all and of course Craig Tiley for making it all possible and all the people behind the stage. Thank you. ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब सेरेना विलियम्स के नाम रहा, जिन्होंने रूस की मारिया शारापोवा को एक संघर्ष भरे फाइनल में मात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रविवार से 17वें भारत रंग महोत्सव का आगाज हो गया। इसमें देश से 69 और विदेशों के 14 ग्रुप शामिल होंगे। इस बार यहाँ लगभग 200 नाटकों का मंचन होगा। महोत्सव की इस बार की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध थिएटर और सिने कलाकार ओमपुरी शामिल हुए। उन्होंने
एनएसडी में बिताए समय और अनुभवों को भी साझा किया। ये महोत्सव 18 तारीख तक चलेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। मैं कमानी ऑडिटोरियम में की स्टेज पे 40 साल बाद चढ़ा हूँ और आज मैं इनका अतिथि था, लेकिन पहले मैं जब यहाँ था तो मैं स्टूडेंट था। मेरे लिए मंदिर है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के रंगारंग आगाज की कुछ झलकियां। हर साल हरियाणा में आयोजित होने वाले इस मेले में देश के ही नहीं दुनिया भर के कारीगर शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में इस बार फोकस राज्य छत्तीसगढ़ है, जबकि सहयोगी देश लेबनान है। साथ ही 18 देशों के शिल्पी कलाकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उसका उद्घाटन किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नाथुला दर्रे के जरिए खुलेगा कैलाश मानसरोवर का रास्ता, प्रधानमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। सुषमा स्वराज के साथ मुलाकात में चीन और भारत सहयोग का दायरा बढ़ाने को हुए राजी। दिल्ली चुनाव के लिए आ जा सकता है बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केजरीवाल की रैलियां, आरोप प्रत्यारोप से गरमाई राजनीति। ओडिशा में भी स्वाइन फ्लू से एक की मौत, गुजरात में बीमारी ने ली 38 लोगों की जान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्वाइन फ्लू की चपेट में। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, कई रास्ते बंद। उत्तराखंड और कश्मीर घाटी में हिमस्खलन का खतरा, मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। और ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स का खिताब लिएंडर पेस और हिंगिस के नाम, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। नोवाक जोकोविच ने जीता पुरुष सिंगल्स।